बहुत अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया। बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अलग अलग एजेंडे के साथ साथ मंदिर मस्जिद की राजनीति का रंग गहराने लगा। आज ईद का मौका है। इस मौके पर बंगाल में धर्म युद्ध नजर आया। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईद की नमाज में शामिल हुई, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में दोनों ही पार्टीज ने आने वाले चुनावों को लेकर अपनी लाइन एंड लेंथ को क्लियर कर दिया। खास बात यह भी रही कि ममता ने जहां पर ईद पर सभी को मुबारकबाद दी, तो लोगों को संबोधित करते हुए ईद के जश्न के मंच से बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। ममता ने यह भी कहा कि अल्लाह आपको आशीर्वाद दे। इधर ममता ईद पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। शुभेंदु अधिकारी ने मां काली का आशीर्वाद लिया और ये कहा कि प्रदेश में घुसकर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बहुत अत्याचार किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे लैंड जिहाद, वोट जिहाद और लव जिहाद जैसी समस्याएं बढ़ी हैं और इसीलिए राज्य में इस बार सत्ता परिवर्तन जरूरी है। बंगाल में इस बार लड़ाई कांटे की है। ममता एक बार फिर से सत्ता पर बने रहने के लिए मैदान में है, तो बीजेपी अपने उस सपने को पूरा करने के लिए जोर आजमाइश में है, जिसमें पश्चिम बंगाल के सत्ता की गद्दी पर काबिज होने का पार्टी का कमिटमेंट है। और इसे पूरा करने के लिए त्योहार से मुफीद आखिर कौन सा मौका हो सकता है? यानी कि बंगाल में धर्म पर दाव है, अपना अपना चुनाव है। दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आए रिएक्शंस आपको सुनवाएंगे। आपका आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा से रहे, हिंदुस्तान अच्छा से रहे, बंगाल अच्छा से रहे। आज जो बंगाल को टारगेट करे वो चार नाम में जाए। आज जिस तरीके से साधु संत समाज से लेकर पूरा माँ काली माता का भक्त मंडली का आशीर्वाद मुझे मिला यहाँ। आप देख लीजिए, आज शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा, सनातन जीतेगा इस बार। तो आइए पहले आपके सामने दहाड़ के सवाल और उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल, शुभेंदु की काली पूजा, विजय का उपाय न दूजा, दीदी की ईद, टीएमसी के समीकरण मुफीद, बंगाल में धर्म पर दांव, अपना अपना चुनाव, बंगाल में जीत का प्रण, ईद सनातन पर सियासी रण, बंगाल में कौन पावरफुल, जारी है धर्म युद्ध। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। विजय शर्मा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, चंदन घोष चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद एहतिशामुल हक हैं टीएमसी के नेता चर्चा में मौजूद, एलजेपीआर के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे जी स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत करना चाहूंगी विजय शर्मा जी आप ही के साथ, क्योंकि टीएमसी पर खुलेआम आप लोग माइनॉरिटी अपीजमेंट का आरोप लगाते रहे हैं। क्या बंगाल चुनाव से पहले आज फिर टीएमसी की वही तस्वीर और क्लियर एजेंडा देखने को मिला है? इसका एक बार नहीं, बार बार ममता दीदी ने अपना जो असली रूप है वो दिखाया। उनका चाल चरित्र और चेहरा बार बार सामने आता है। उसके कई तथ्य हैं। आप देखेंगे मुस्लिमों की 70 से ज्यादा जातियां ओबीसी में घुसा दी गई हैं। ओबीसी जो अपने भाई हैं उनके डाका मारने का काम ममता दीदी ने काम किया। जितना आरक्षण मिलता था वो लूट लिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे जितने भी हिंदुओं के त्योहार हैं उनके लिए हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। और आज ममता दीदी ने जो कहा है उसको अगर समझा जाए तो सीधा सा तुष्टीकरण की राजनीति है। तो ममता दीदी तुष्टीकरण की ऐसी चाशनी में खो गई हैं कि उन्हें और कोई नजर नहीं आता। आप देखेंगे, मैं एक तथ्य रखता हूं और मैं कोट करता हूं माननीय गृह मंत्री जी को, हमारी 2216 किलोमीटर
सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है बंगाल में, वहां 1600 कुछ किलोमीटर पे हमारी बाढ़ लग चुकी है, जबकि 450 किलोमीटर ऐसी है जिसमें से मैक्सिमम का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है, लेकिन ममता दीदी वहां वो जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। 10 बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, 7 बार सेंटर से इनके चीफ सेक्रेटरी के साथ होम सेक्रेटरी की मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद ममता दीदी जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, क्योंकि वहां टीएमसी के गुंडे आ जाते हैं जब वहां बाढ़ लगाने का कार्य होता है। वहां से आपने देखा गौ तस्करी कितनी होती थी, हमने 67% गौ तस्करी रोक दी है वहां के पास में। तो ये जो ममता दीदी है, इनका ये अहंकार और जो तुष्टिकरण की राजनीति वो लेके तो फिर शुभेंदु अधिकारी का मंदिर जाना काउंटर पोलराइजेशन स्ट्रैटेजी नहीं है क्या विजय शर्मा जी? नहीं 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 पूर्णिमा जी, आप मुझे बताइए, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। आप यूके में और लंदन में खासकर आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाइए, वहां तो कहते हैं ना कि हम जाति पात में किसी में नहीं करते। राहुल गांधी वहां जाके बोलते हैं बड़े लंबे चौड़े। तो वहां जाके आप देखेंगे, वहां पढ़ाई जब की जाती है तो जीसस का फोटो होता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड है वहां पे, और 22 सीटें जैसे हमारी यहाँ राज्यसभा है, ऐसी वहां उच्च सदन में 22 सीटें पादरियों के लिए रिजर्व है। और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइबल के ऊपर हाथ ना, रख ये के सब ठीक है, ये सब ठीक है, मतलब क्या हुआ? लेकिन उस मंच से लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करना, ये काउंटर पोलराइजेशन स्ट्रैटेजी नहीं है क्या? तो पूर्णिमा जी, आप तो इतनी वरिष्ठ, आपने देखा होगा संदेश खाली में शाहजहां शेख का, आपको पता होगी। तो सीधे बोलिए कि एजेंडा खुलकर है, सीधे बोलिए एजेंडा क्लियर है। बहनों की इज्जत लूटी, उनकी जमीन लूटी। मुद्दे ठीक है विजय जी, मुद्दे ठीक है, और वो मुद्दे जाहिर बात है कि चुनाव में आप लोग भी उठाएंगे, उनकी तरफ से भी मुद्दे उठाए जाएंगे, पॉलिटिकल एज लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर मैं कहती हूं कि फिर खुलकर बात करिए कि एजेंडा क्लियर है, और एजेंडा क्लियर है तभी वोट मिलेगा और तभी बंगाल में विजय हासिल करेंगे, जिसकी कोशिश में बीजेपी न सिर्फ अपनी रणनीति को तैयार कर रही है बल्कि हर मुश्त कोशिश भी कर रही है। एहतिशामुल हक साहब आ जाइए। ईद के मंच पर बीजेपी हटाओ का नारा, धर्म और राजनीति का ओपन मिक्सचर, यानी कि खुलकर माइनॉरिटी अपीसमेंट, यही है आपकी स्ट्रैटेजी बंगाल चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले भारत अपडेट न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जिस तरह से हमारी नेत्री ममता बनर्जी आप ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ, बड़दिन और बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, जितने भी पावन त्योहार हमारे हैं, जितने भी रिलीजियस धर्म के, जब भी कोई भी त्योहार आता है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी वहां स्वयं विराजमान होती है और उस कम्युनिटी को जाकर करके उनके फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेट करते हैं और संबोधित करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, पश्चिम बंगाल में आज जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी, आज कोई नई बात नहीं है कि कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड में जहां लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय नमाज ईद की पढ़ती है, वहां इस तरह की बात वो संबोधित की है। तो वो हर साल करते हैं, ये आज कोई 2026 में नहीं करने जा रही है। इसलिए 2026 में चुनाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज से ममता बनर्जी कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान, मतलब रेड रोड में उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को ईद के मौके पर मुबारकबाद दी और संबोधित की। ये हर त्योहार में, आप बड़ा दिन में भी देखेंगे पूर्णिमा जी, आप छठ में भी देखेंगे, आप जितने भी कम्युनिटी के त्योहार है में वो अपना मैसेज देते हैं। कैसे? जब मुहर्रम के मौके पर दुर्गा विसर्जन की तारीख और समय बदलने की अपील करती है ऐसे? देखिए ये सब बात नहीं है। होता है प्रोसेसन, कहीं भी अगर होता है उसका रूट के लिए उसका जो है चेंज किया कर दिया जाता है। अगर सेम डेट में अगर मुहर्रम भी है और दुर्गा पूजा भी है तो उसका रूट को चेंज कर दिया जाए, कहीं ने कुछ उससे समझ लिए दोनों में आपसी ना इत्तेफाकी हो। तो ये कोर्ट की बात नहीं है। बंगाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से आज 30 ज्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ पे हमारे माइनॉरिटी भाइयों की है। अच्छा। तो ये तो इसीलिए काली पूजा, आज जो इसीलिए हक साहब अल्लाह से आशीर्वाद मांगेंगे ममता बनर्जी, इसीलिए देखिए वो पॉलिटिकल स्टैंड है। देखिए पूर्णिमा जी, ये पॉलिटिकल है, हर कोई पॉलिटिकल में समझ लिए उस टाइम में
जिसका त्योहार रहता है उस हिसाब से वो चलते हैं। ये पॉलिटिकल प्रोग्राम ये स्टैंड है। ये इसमें अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी भी आकर के वो अपनी बात रख कर करके वो ले सकते हैं, लेकिन उनको तो मतलब नहीं है मुसलमानों से। अच्छा। उनको तो मतलब ही नहीं है खासकर माइनॉरिटी से। तो इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी खासकर शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से वहां नेतृत्व कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के हिसाब से हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी ग्रोथनेस था वो माइनस हो जाएगा। ये बात पूर्णिमा जी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। जिस पीरियड में ये भी दिखता है हमारे कि यहाँ के सेक्युलरिज्म पश्चिम के बंगाल से सेकुलरिज्म के नाम पर क्या टीएमसी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है विजय जी? मेरे से सवाल पूछा है जी विजय जी। जी देखिए, अब टीएमसी के किस तरह से प्रवक्ता बता रहे हैं, उन्होंने बता दिया, एडमिट कर लिया कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, ये मुस्लिम लीग बन चुकी है दूसरी। आपने देखा होगा अगर एक उन्होंने दिन में कहा कि हर त्योहार पर ममता बनर्जी की मौजूदगी होती है और त्योहारों के हिसाब से वो बात करती हैं। मेरे ख्याल से हक साहब को ये नहीं पता कि हिंदू और मुस्लिमों का अगर एक दिन कोई त्योहार पड़ते हैं तो हिंदुओं को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, ये इजाजत नहीं देती हैं, चाहे रामनवमी हो चाहे कुछ भी हो। ये इनका दोगलापन है। कुछ उस पर भी बोल दीजिए, बांग्लादेश सीमा के ऊपर भी बोल दीजिए, पैसे आपने डकाल लिए सेंटर के, क्यों आप घुसपैठियों को घुसा रहे हो, उस पर भी बोल दीजिए, जो गौकशी उस पर भी बोल दीजिए। और किस तरह से आपने वहां तहस नहस कर चुका है, 700 कंपनियां छोड़ गई हैं अभी, और 7000 मामले जो वहां के एक्स जो चीजें है, जो चीफ जस्टिस है कोलकाता के, उनकी जेल में एसआईटी की जांच हो रही है। इनके ग्याली के बेटे, उन्होंने अपने जन्मदिन पे एक नाबालिग हिंदू बेटी के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्ण उनके साथ बलात्कार किया कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और फिर उसके बाद में उनकी हत्या हो गई अधिक रक्तस्राव के कारण। जरा उस पर भी बोल दीजिए। तो इन्होंने तो वहां आप देखेंगे जितना भी कलकत्ता से आगे गलियारा बना दिया मुस्लिमों के लिए बांग्लादेश के बाद में। तो एक नहीं 10 आपको मैंने बताया 70 जातियां, जरा बताएं हक साहब, 70 जातियां मुस्लिमों की क्यों घुसेड़ दी, क्यों हकों पे डाका मारा है आपने? हिंदुओं के जो बैकवर्ड हमारे भाई हैं। नहीं ठीक है तो विजय जी, लेकिन सुनिए ना, ठीक है, मैं कह रही हूं कि एक ईद के नाम पर माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा सनातन का नाम लेके माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। मैं तो शुरुआत से ये कह रही हूं सर कि फिर तो खुलकर खेलिए ना। अब जब बीजेपी बार बार ये कहती है कि हम तो विकास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो विकास का एजेंडा पीछे छूटता हुआ दिखता है और ऐसा लगता है कि धर्म टेक ओवर कर रहा है उसको, खास तौर पे चुनावों की टाइमिंग के दौरान। ठीक है पूर्णिमा जी, सुनिए, पूर्णिमा 5 सेकंड सुनिए। सनातन पुरातन है और इस देश की रग रग में बसा हुआ है। बसा है, पर राजनीति में तो घसीटने का उसको अधिकार नहीं है ना किसी को। बिल्कुल बसा है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया था, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तो क्या हम खड़े ना हो क्या? वहां का 70% हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक बन जाए, ये हम होने देंगे क्या? इसमें कहां से हिंदू मुस्लिम है? ठीक है, ठीक है। हक साहब 10 सेकंड में जल्दी से काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद चौधरी साहब आपके पास, भट्ट साहब, सौरभ जी आपके पास आते हो जल्दी से। हक साहब, सबसे बड़ी बात देखिए पूर्णिमा जी, हमारे जो विजय मिश्रा जी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोल रहे उस हिसाब से नहीं होता है। 70% हिंदू भाई है तो 70% हमारे हिंदू भाई हमारी नेत्री ममता बनर्जी को वोट दी है। आज 9.8 का डिफरेंस 2021 में था, तो हमारे सबसे ज्यादा वोट देने वाले अगर कोई है तो वो हमारे हिंदू भाई है, ममता बनर्जी को समझ लिए। वो हमारे देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के रीजनल नेता है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को धूमल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नाम की बदनामी कर रही है, कहीं न कहीं मोदी जी के नाम बदनाम कर रहे शुभेंदु अधिकारी। आज हम समझते हैं कि ईद का इतना बड़ा त्योहार है, तो आप अगर हमारे शुभेंदु अधिकारी अगर मैसेज अगर देते ईद की ढेर सारी बधाई, तो कौन सा बात हो जाता? हम होली, हम दशहरा, हम छठ, हम बुद्ध पूर्णिमा, हम बड़ा दिन, हम तमाम लोग हम लोग एक साथ में मनाते हैं। और मेरे नेत्री ममता बनर्जी ये कहना है कि धर्म सबका, जुदा जुदा उत्सव हम सबका, हम लोग तमाम लोग उत्सव मनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी
चीज बनाते हैं, हम तमाम जितने भी हमारे कम्युनिटी है हम सब जाकर के पार्टिसिपेट ठीक करते है। हैं, और उसमें ये हिस्सा बात तब पढ़ते भी हैं। याद लेकिन रखनी भारतीय जनता पार्टी ये बात तब भी याद रखनी चाहिए थी जब जुलूस को निकालने के लिए परमिशन के लिए इतना मारा ना बिल्कुल। फिरना पड़ता, पूर्णिमा जी, रामनवमी का 10 मौका सेकंड, होता, 10 हिंसा हो जाती, तो फिर जी, उसके 10 लिए आप सेकंड, एक पर्टिकुलर बात मैं बोल पार्टी रहा पर हूँ, आरोप 10 ना सेकंड। लगाते। पूर्णिमा जी, जब मुहर्रम को अपने प्राथमिकता पर रखने की बजाय आप रामनवमी और उसके जुलूस और उसके समय को प्राथमिकता पे रखते, तो सुनने में और समझने में दोनों जगह से अक्सर बिल्कुल। आसान लगता है। पूर्णिमा जी, देखिए, 10 सेलेक्टिव सेकंड पॉलिटिक्स समय नहीं दिए लगती। हमको, ठीक है, 10 रुकिएगा सेकंड समय सर। दिए। चंदन घोष चौधरी साहब, आज की तारीख में जब आपने बीजेपी को सुन लिया, जब आपने टीएमसी को सुन लिया, अब इसके बाद कांग्रेस के पास क्या है? क्रिटिसिज्म है या कोई और नैरेटिव है? नैरेटिव तो ऐसा नहीं है, क्रिटिसिज्म भी नहीं है, दुख है खाली। क्योंकि ये विजय साहब का बात सुने हैं, पहले सोचना पड़ेगा जितना मतलब हम लोग का जैसा बंगाल का पॉलिटिक्स है इसका जिसमें मालूम है, तो ये कंपेयर नहीं होगा क्योंकि बंगाल एक सेकुलर स्टेट था। लेकिन अभी जो कैरेक्टर बदल गया, ये दुख का बात है। ये हम लोग बहस करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, हॉक साहब विजय साहब का एक ही बात है, ये धर्म का मुद्दे पर। लेकिन एक बात नहीं आया जिसके डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसपे बंगाल का डेवलपमेंट होना चाहिए। हो सके ये बंगाल में बीजेपी पावर में सत्ता में नहीं है, फिर भी सेंट्रल में तो है। क्या डेवलपमेंट है? ये सत्ता बंगाल में आने का बाद ही डेवलपमेंट होगा। ये अगर हुआ तो ये पॉलिसी गैप्स है, ये पॉलिसी लैप्स है, ये तो सोचना पड़ेगा। और दूसरा बात जो एग्जाम्पल दिए, इंग्लैंड का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि बिगेस्ट डेमोक्रेसी आप ही क्लेम करते हैं, हम लोग ही क्लेम करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, तो ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात जो होता है, कौन मंदिर में जाएंगे और वो कौन मतलब ये मुस्लिम समाज के साथ मिलेंगे, ये दूसरा बात है। क्योंकि ये सेकुलर कॉन्सेप्ट में हम एक ही है। लेकिन बात जो है 2021 जो पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रहा है, ये कंप्लीटली डिविजनल पॉलिटिक्स, जिसको पोलराइज पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन इसी का मुद्दा पे जो बात करता है, ये चुनाव पे जो बात करता है, जैसे डेवलपमेंट का एक चौधरी साहब 2014 के बाद 2014 के बाद सेंटर की तरफ से 2014 के बाद सेंटर की तरफ से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा बंगाल में? कितना बड़ा, आप कितना बताइए, इन्वेस्टमेंट हुआ? आप बताइए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं बताइए बोल रहा कितना हूँ, अभी दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। ये बंगाल में जितना सारे कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर 8 कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर अभी तक कंप्लीट हुआ। उस दिन प्रधानमंत्री जी एक कॉरिडोर का उद्घाटन किए थे, 2 कॉरिडोर कंप्लीट हुआ, 8 कॉरिडोर का प्रॉमिस है। दूसरा बात है मेट्रो रेलवे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो 3 साल पहले कंप्लीट होना चाहिए था, ये है। और तीसरा बात ये होगा, भारतमाला प्रोजेक्ट किसने दिया? आई टेल यू, अगर आप कहते हैं कि सेंटर ने कुछ नहीं दिया, तो भारतमाला प्रोजेक्ट किसने दिया? बात बोलने दीजिए पूर्णिमा जी। हर सेंट्रल गवर्नमेंट में, हर स्टेट में कुछ ना कुछ तो देना ही है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें क्या की, ये तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा? डेवलपमेंट का सेंट्रल का क्या मतलब, क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये डेवलपमेंट के साथ सेंट्रल कैसे जुड़े हुए हैं? और दूसरा बात ये सुनिए, इतना बात सुनता हूं हम लोग घुसपैठिया का बारे में, ये सही बात है, ये ममता जी का पेट्रोनेज है, इसमें अपीसमेंट है, अपीसमेंट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे। लेकिन एक बात तो समझ में आना पड़ेगा सबको, जैसे बीएसएफ का कोई भूमिका रहता है, बीएसएफ बोल के है यहीं पे, जिसका एम्बिट 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ज्यादा कर दिए, वो एम्बिट पे काम करेंगे। उसके बाद भी अगर घुसपैठिया है तो बीएसएफ क्यों नहीं अकाउंटेबल होगा? तो ये बात तो सही है। और टीएमसी की सरकार ने आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू की? टीएमसी की सरकार ने आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू की? नहीं चौधरी साहब, दोनों बातें नहीं हो सकती ना। चौधरी साहब, दोनों बातें नहीं हो सकती। पहले आपने शुरुआत की, सर सुनिए चौधरी साहब, आपने शुरू में क्या कहा कि सेंट्रल की तरफ से कोई भी योजनाएं बंगाल में लागू नहीं की गई। मैंने कुछ योजनाओं का नाम लिया तो आपने कहा कि सेंट्रल को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जब मैंने आपसे पूछा कि आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लॉन्च की, तब फिर आप बता पाने की स्थिति में नहीं है। तो सेंट्रल दे भी नहीं रही है, दे भी रही है, दे रही है, तो टीएमसी उसको लागू नहीं कर रही, तो फिर जनता का नुकसान है ना। फिर तो बात बैठाइए चौधरी साहब, मैं आपके मुंह पर बात नहीं बैठा रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स कोट कर रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स कोट कर रही हूँ। आप पहले सुनिए, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है जो टीएमसी इसमें टीएमसी रिस्पॉन्सिबल नहीं। नहीं, वो मैं समझ गई, वो आप नहीं कहेंगे। एक बार नहीं बोले। मेरा बोलने का ये बात है,
जैसे विजय साहब बोले इतना सारा इलस्ट्रेशन, लेकिन धर्म का बाहर में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। ये टीएमसी का हक साहब का भी एक ही बात है, वो जो है ये कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये पोलराइजेशन ठीक है। कितना दिन चलेगा बंगाल में? ओके। मेरा बोलने का मतलब है ना सेंट्रल नाइदर स्टेट। ठीक है राजेश भट्ट साहब, आपको लाती हूँ जरा कंप्लीट फेलियर। ठीक है राजेश भट्ट साहब, अगर पूरी तरीके से कोई भी चुनाव और किसी भी राज्य का चुनाव हो, चलिए आज तो बात हम बंगाल की कर रहे हैं, बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, उसके अलावा भी कई राज्यों में चुनाव है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। अगर कोई भी चुनाव रिलीजन सेंट्रिक हो जाएगा तो क्या माहौल होगा, मुझे ये बताइए। और फिर तो खुलकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स होगी, जो पहले भी होती थी, जिस पर आरोप लगते थे। आप याद करिए 2014 से पहले आप अपीजमेंट के ही आरोप लगाते थे। आती हूँ चौधरी साहब, आती हूँ विजय जी इसके बाद। पूर्णिमा जी, हाँ बोलिएगा। पूर्णिमा जी, ममता बनर्जी की जो सरकार है पिछले 15 सालों से अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही तो कर रही है। और कर क्या रही है? बंगाल में हमेशा जो है सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के बदले वो कलेक्टिव पॉलिटिक्स के बदले वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स में है। आज देख लीजिए आज बंगाल की क्या स्थिति है। अभी हमारे चौधरी साहब प्रवक्ता साथी कांग्रेस के कह रहे थे कि कांग्रेस की ये केंद्र की योजनाएं कितनी मिली हैं। अरे उन्हें यह भी बताना चाहिए कि केंद्र की कितनी योजनाओं को वहां लागू नहीं किया गया है। इस पर क्यों नहीं चर्चा कर लेते हैं? देखिए केंद्र में एनडीए की सरकार है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और तमाम प्रदेशों के समेकित और समावेशी विकास की बात करते हैं। सबका साथ विकास, सबका विकास का नारा देते हैं और इन्हें लगता है कि ये कोई अलग देश है। आप समझ लीजिए कि आज माटी मानुस की बात करने वाली ममता दीदी ना मां को बचा पा रही हैं, ना माटी बची और ना मानुस वहां सुरक्षित है। आज मानुस त्राहिमाम की स्थिति में है बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, और घुसपैठियों से भर गया है वहां का माटी। ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? बंगाल लगता नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान का एक पार्ट है। आज ममता जी ने जो बंगाल की दशा कर रखी है, आप देख रही है ना, तमाम भ्रष्टाचारों का वहां अंबार फैला हुआ है और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण में ममता दीदी खुद खड़ी हो जाती हैं। जब किसी पे कार्रवाई की बात होती है ममता दीदी आड़े हाथ बीच में आ जाती हैं। तो इन सब चीजों से लगता है कि वहां कानून का क्या स्थिति है, लोगों की स्थिति क्या है और केंद्र की योजनाओं का कार्यान्वयन किस तरह से किया जा रहा है। आप देख रही हैं आयुष्मान भारत योजना जो सबके लिए जरूरी है, पूरे देश में लागू है, बंगाल में नहीं लागू हो पा रही है। अभी हमारे चौधरी साहब बहुत गरज कर कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं, सुर में सुर मिला रहे थे। अरे यही कारण है कि पूरे देश से आप फांसी पे चले गए, पूरे देश में आप है कहीं। गलती हुआ आने वाले दिनों में जहां है भी वहां भी खत्म हो जाएगा। हम लोग टीएमसी का मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि बंगाल में इस बार परिस्थितियां बदली हैं और बंगाल के इस बार के चुनाव परिणाम जब 4 मई को आएंगे तो निश्चित तौर पर वहां का फिजा बदला हुआ नजर आएगा और एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है सौरभ जी, क्या कॉन्शियसली पॉलिटिकल पार्टीज एक रिलीजियस ऑप्टिक्स को क्रिएट कर रही हैं? दूसरा, इसको आप किस तरीके का एवोल्यूशन देखते हैं? डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन देखते हैं या फिर डेंजरस एवोल्यूशन देखते हैं? क्योंकि अगर ये ट्रेंड बन गया तो ये समस्या पैदा करेगा। देखिए पूर्णिमा जी, बिल्कुल एक बात से मैं सहमत हूँ आपकी कि जो डेंजरस एक हम लोग क्राइटेरिया तय कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो स्पष्ट तौर पे बंगाल के अंदर वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें 2 बड़ी बात है। देखिए एक बात तो जो आपने कही कि ममता दीदी जो है आज वो ईद पर बधाई दे रही हैं, दूसरी तरफ जो है जो भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी जी हैं वो जो है मंदिर को दर्शन करने जा रहे हैं और मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं इन दोनों से ऊपर की बात करता हूं। देखिए ममता बनर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च नेता है और भारतीय जनता पार्टी में के अगर आप सर्वोच्च नेता देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए दोनों में 2 चीज का अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं तो देश के विकास की बात करते हैं
और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। किसी भी सामाजिक देश के वर्ग को या धर्म के लोगों को अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव नहीं हो। इसी कारण से देखिए आज ईद होने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदे बधाई दी है। दूसरी तरफ जो टीएमसी की सर्वोच्च नेता हैं वो ममता दीदी जो है वो लगातार, अब चाहे ऐसा परसेप्शन उनके लिए बना हो और लेकिन कुछ हद तक वो सच्चाई भी पाई गई है कि लगातार जो हिंदुओं के त्योहार रहे हैं, चाहे वो रामनवमी की बात कर लीजिए, दुर्गा पूजा की बात कर लीजिए या तमाम ऐसे विषय हैं, जय श्री राम के नारे की बात कर लीजिए, उस पर उनको जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें या परेशानी हुई है, जिसको लेकर के एक माहौल बनाने की भी पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल के लोगों ने कोशिश की है। अच्छा, वो उसका कारण भी है कि जो 30% मुस्लिम वोट है वहां पर, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगता है कि 30% पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय कि जो 70% वहां पर हिंदुओं की आबादी है वहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब आप चुनाव में जाते हुए देखेंगे तो उनका स्पष्ट मानना है कि देखिए बात तो हम सनातन की करेंगे, उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदू लगातार पिटा है, हिंदू लगातार वहां पर परेशान हुआ है, हिंदुओं के त्योहारों में लगातार जो है वहां पर किसी न किसी प्रकार से अड़चन डाली गई है। जब भी कोई वहां पर रैली निकलती है, दुर्गा जी का जो है यात्रा निकलती है और रामनवमी की यात्रा निकलती है, उस पर लगातार देखा है कि पथराव भी करते हैं लोग, अराजक तक तो घुस जाते हैं वहां पर और उसके माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। तो जो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग फॉलो करते हैं, अगर वो कोई एक शब्द बोल दें तो 1 करोड़ लोग उसको जो है फॉलो करके उसी दिन वो तत्काल उस काम को कर देते हैं। तो वहां पर वो हमेशा सामाजिक रूप से बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की। ममता दीदी का जो एक पक्ष है वो लगातार, हालांकि उन्होंने इस बार अपने जो चुनाव स्ट्रेटजी है उसमें परिवर्तन किया है, वो ये चाह रही है कि इस बार हमको हिंदुओं का भी वोट मिले, बढ़ चढ़ करके मिले। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी जो बात उठाई रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए यहाँ पश्चिम बंगाल के जो प्रवक्ता बैठे। देखिए 2014 से लेकर के 2026 वर्तमान में अब तक लगभग 93,000 करोड़ की लागत परियोजनाएं जो है अलग अलग चरणों में वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर चल रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो बजट होता था, देखिए यूपीए 2009 से 2014 उन्होंने जो रेल का बजट पास किया था बंगाल के लिए 4,380 करोड़। आज वर्तमान में 2026-27 में जो अभी फरवरी में बजट पेश हुआ वो है 14,205 करोड़ का। लगातार 1400 किलोमीटर जो है वो नई रेलवे लाइन बिछाई गई और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जो वहां पर ट्रेनें सब आऊंगी। नहीं परेशान मत होइए, आप आंकड़े दे रहा हूं ना, आंकड़े से काट दीजिएगा आपको कोई। आप तो वहां देखिए चंदन भाई ना तो आप वहां 3 में है ना 13 में है, आपकी पार्टी ना तो 3 में है ना 13 में। अधीर रंजन चौधरी लगातार जो है वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, ममता दीदी परेशान थे उनसे, ममता दीदी से वो परेशान थे। तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अधीर रंजन चौधरी जी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से गुहार लगाई। अभी बात सुन लीजिए, आपके नेता की बात कर रहा हूँ, आपके नेता का दर्द उजागर कर रहा हूं, आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी किस पार्टी के नेता है? अधीर रंजन चौधरी जी किस पार्टी के नेता हैं? जब वो बंगाल के चुनाव में गए, लोकसभा के चुनाव में, उनको किस प्रकार से उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उनको किस प्रकार से डराने और धमकाने का प्रयोग किया गया, उन्होंने इस बात को राहुल गांधी जी ने कहा। आप कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या ममता बनर्जी को बचाने में लगा हुआ है? आप एक समय सत्ता में थे वहां पे, आज आपको कहीं भी आपकी मोह माया खत्म हो गई क्या? आपको चुनाव नहीं लड़ना। चौधरी साहब इन्होंने कहा कि आप न 3 में हैं। चौधरी साहब जिस पर आपको ऑब्जेक्शन हुआ, इन्होंने कहा कि आप न 3 में हैं न 13 में हैं। पिछली बार कितनी सीटें आई थी आपकी? ये बात तो इन्होंने पिछली बार कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? पॉलिटिकल नहीं सर, कितनी सीटें आई थी? पॉलिटिकल एनालिस्ट जो अपना सर मैं क्या कह रही हूँ, सर कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? चौधरी साहब कितनी सीटें पिछले चुनाव में? सोचना पड़ेगा जो चौधरी साहब कितनी सीटें पिछले चुनाव में? एनालिसिस होगा, ये एनालिसिस नहीं हो रहा है। मैं टीएमसी की बात कर रहा हूँ, उसमें बैलेंस की बात क्यों कर रहे हैं भाई? अधीर रंजन चौधरी की बात मान लीजिए ना, मेरी बात छोड़ दीजिए। अधीर रंजन चौधरी आपके नेता है ना, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता है ना, उनकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? चौधरी साहब मैंने बस आपसे एक लाइन पूछी थी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने कहा अगर इनके 3-13 कहने पर आपको इतना ऐतराज है तो पिछली बार कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की, इतनी बता दीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। विजय जी आपके पास भी आती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी आ रही हूँ। विजय जी आप अपना काउंटर रखिएगा, चौधरी साहब आपके पास, शामुल हक फिर मैं आपके पास आऊंगी, फिर राजेश भट्ट जी और सौरभ जी बोलेगा। विजय जी। चौधरी साहब ने 2-3 बातें रखी थी कि औद्योगिक इकाइयां वहां क्यों नहीं है। तो चौधरी साहब आपको शायद मुझे लगता है पता होगी अच्छे से
कि कानून व्यवस्था किसके राज्य के अंदर आता है, और वहां की सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी कौन देगा? राज्य देगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों लपेटा? और आपने कहा 2016 में कितनी थी? 2016 में हमारी 3 सीटें थी, जो बढ़ के अब हमारी 77 हो गई है, और आपकी 44 थी, 44 से आपकी 0 हो गई है। ये बात है। दूसरा, आपने बीएसएफ के बारे में बोला, ठीक है, बीएसएफ में हमने सुरक्षा के लिए जो कर सकते हैं किया। आप बताइए मुझे, आसाम और बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा घुसपैठ होती थी, आज आसाम में रुक गई। आसाम, पंजाब, गुजरात, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, कहीं भी घुसपैठ नहीं होती। आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये किसी का सपोर्ट में नहीं है। मेरा बोलने का मतलब जो असली जो परिस्थिति जो है ना, परिस्थिति को विश्लेषण कर रहा हूं। कांग्रेस का राज था, 25% जीडीपी का हिस्सा था देशी जीडीपी में, और आज कितना हो गया? 4%। जरा वो भी देख लीजिए। तो ये आपके कर्म है। जीडीपी का इन्फ्लेशन अब देखिएगा, वो भी काउंट कीजिएगा, इन्फ्लेशन को भी काउंट कीजिएगा। ये आपको स्वीकार करना चाहिए। और आप अधीर रंजन चौधरी क्या बोल रहे हैं? आपको भी करना चाहिए। डॉलर का वैल्यू क्या है, तो ये तो आपका भी स्वीकार करना चाहिए ना। इसका मतलब ही तो डिवैल्यूएशन हो रहा है। डिवैल्यूएशन जब हो रहा है, जीडीपी के बारे में क्या बात कर रहे हैं आप? जिसको आपने आज, आप मुझे बताइए एफडीआई कितना है? 1%। एफडीआई विड्रॉ कितना परसेंट आप देखिए, एफडीआई विड्रॉ कितना परसेंट हो रहा है आपका? ये बात नहीं सुनूंगा मैं। आपका एफडीआई कितना परसेंट विड्रॉ हुआ सिर्फ घुसपैठियों को एक साल में? इसलिए डॉलर ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है विजय जी, चौधरी जी, कि कम से कम आप विकास के आंकड़ों पर तो आए। मतलब ये सुनकर मुझे लगता है कि ये सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे पहले जब चर्चा धर्म के नाम पर हो रही थी तो उसमें विकास की भी बात होनी जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड पर तो विकास काम करेगा ना, विकास ग्राउंड पर काम करेगा। लेकिन चौधरी साहब, जब आप इनसे सवाल पूछते हैं, ये बताते हैं कि 77 तक पहुंचे, तो एक तो ऊपर तक गया, आप नीचे के नीचे जाते जा रहे हैं, तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए। और फिर चौधरी साहब अब ये कहने लगे हैं लोग कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी राज्यों में एक वोट काटने वाली पार्टी क्यों बनती जा रही है? इंटरेस्टिंग। लास्ट टाइम जो 77 के बारे में बात कर रहे थे, मोदी जी, अमित जी का यहाँ पे कितना सवा हुआ है आपका काउंट है? आपके बाद 200 पार। अभी उल्टा काउंट कीजिए, डिस्काउंट कीजिए, कितना नहीं मिला। ये मिलने का सौदा नहीं है, ये सवाल है कितना नहीं मिला। तो 200 पार करके चला गए थे, 200 पार करके चला गए थे आप लोग ना। 77 कितना परसेंट होता है? राजनीति करते हैं, जनता के दुख दर्द में यहाँ रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। आप बोल रहे हैं ना मैं जीरो थोड़ी वोट देते हैं, बोल रहे हैं ना मैं जीरो। कहाँ घूमते हैं? इसीलिए आपको बोले आपका कितना घटा हुआ जो 200 पार नहीं कर सके। इस बार भी ऐसा होगा, क्या दिक्कत है? तो अच्छी बात है, आप भी चुनाव लड़िए। आपको किसने रोका है? आप भी रैली करो, जनता के बीच में जाओ, जनता का। मैं भी टीएमसी का खिलाफ हूं, मैं भी टीएमसी का खिलाफ हूं। मैं यहाँ पे डेवलपमेंट देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, लोगों को खतरे में डालने का काम करते हैं, बंगाल में जनता के बीच में रहते नहीं है। तो जीरो ही आएगी, जीरो से नीचे तो कुछ और होता नहीं है। तो चौधरी साहब अपने नेता को, राहुल गांधी को समझाइए कैसे होगा, जनता के बीच में आए। बाकी लोगों के लिए भी समय दीजिए विजय जी, चौधरी जी, बाकी लोगों के लिए भी समय दीजिए, क्योंकि जो अपने आप को वहां पर जीतने का दावेदार बता रही है एहतिशामुल हक जी, उसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एहतिशामुल हक साहब, अब ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, एक बहुत सीरियस चैलेंजर के तौर पर बीजेपी आपके सामने खड़ी हुई नजर आई है। जाहिर बात है कि अगर आप लोग जीत गए तो एक अलग बात है, और नहीं जीते तो आपके पास ऑलरेडी एक SIR का मुद्दा है ही। तो फिर अब जब 30% और 70% वाली बात है, तो 30% तो साथ में है ही ना, तो 70% को लुभाने की कोशिश भी कीजिएगा क्या? और देखिए पूर्णिमा जी, हमारे बीच में अभी राजेश भट्ट जी कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे सौरभ दुबे जी, वो भी बोल रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात कर रहे थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, लेकिन ये जितने भी लोग हैं जो भी हैं, लेकिन सबका साथ वाली बात नहीं कर रहे हैं, सबका विकास वाली बात नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी की ही बात को समझ लिए, ये लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो आज अगर समझ लिए कि ममता बनर्जी अगर किसी एक कम्युनिटी का त्योहार में अगर आया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम समझते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी को भी जब 2026 का भी सामने इलेक्शन है
तो उनको भी आना चाहिए, उनको भी 26 का इलेक्शन है, उनको भी आना चाहिए था, ताकि क्या हो, मोटिवेट हो माइनॉरिटी कम्युनिटी को। अब रहा आपने कहा कि 2026 में, मतलब 2026 माइनॉरिटी में हम लोग कम्युनिटी को ही बिल्कुल कितना मोटिवेट कीजिएगा एहतिशामुल हक साहब, बाकी लोग भी हैं, देखिए, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी देखिए, को ही देखिए, मोटिवेट करिएगा और मैं- शुभेंदु अधिकारी के जाने से वो पूर्णिमा जी, मोटिवेट हो जाएंगे एहतिशामुल हक जी। पूर्णिमा जी एक एक कर करके 5 उंगली होता है, ये मेरा 5 उंगली होता है, बात समझने की कोशिश कीजिए। तो आप भी तो 2 से आगे बढ़िए ना, मतलब है आप भी तो 2 उंगली से आगे बढ़िए हक साहब, तीसरी चौथी पांचवी पे तो आप जा ही नहीं पा रहे। हमारी पार्टी, पूर्णिमा जी, हमारी पार्टी और समझ लिए आज जो 213 सीट 2021 में लेके आए, तो सिर्फ माइनॉरिटी का दिन नहीं है, इसमें मेजोरिटी का सबसे बड़ा रोल है। बगैर हिंदू भाई के हमारी सरकार नहीं बन सकती है, जिसका जीता जागता सबूत आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था आपकी बार 200 के पार, लेकिन 70 सीट पर आके खड़ा हो गया। कह रहे थे कि उनका सपना, एक सेकंड हक साहब जल्दी जल्दी, उनका सपना, देखिए उनका सपना साकार नहीं होगा, इसलिए कि हमारे मित्र कांग्रेस के अभी बहुत अच्छे बात बोल रहे थे, ये अदर भारत के अदर राज्य पश्चिम बंगाल, यहाँ सेकुलरिज्म चलता है, यहाँ हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चलता है। कोई भी पार्टी हो, सभी को अगर लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अगर बोल रहे घुसपैठिया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? 2014 के बाद केंद्र में सरकार आप है, तो घुसपैठिया निकालिए, हम साथ लेकर चलने की बात राजेश भट्ट जी कर रहे हैं करेंगे। और ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को भी 1 2 3 4 5 उंगलियों तक पहुंचना चाहिए, एक अच्छा मोटिवेशन जाएगा। विजय जी थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। राजेश भट्ट साहब, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी हक साहब को सुनने के बाद कि ये 5 उंगलियां घी में चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी तो कब पहुंचेंगे? 2 3 4 5 वो छोड़ देते हैं, ये तो 5 घी में चाहते हैं। पूर्णिमा जी, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि एहतसाम भाई जो कह रहे हैं ना, ये इनका इस वर्ष अंतिम वक्तव्य है। 34 साल पुरानी वामपंथी सत्ता को जिस उम्मीद जगाकर बंगाल के भोली भाली जनता को ठगी है हमारी ममता दीदी ने, निश्चित तौर पर इस बार बंगाल की जनता पूरी तरह मन बना ली है कि इस बार सत्ता का परिवर्तन बंगाल में होके रहेगा। एहतसाम भाई जितना भी बात कर लें, आने वाले दिनों में जब 4 मई को परिणाम आएंगे, तो उस दिन परिणाम चौंकाने वाले होंगे और परिणाम इनके पूरे तरह से विरोध में जाएंगे। लेकिन फिर तो भट्ट साहब आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के बाद ये अभी खुशफहमी में कसीदे कढ़े जा रहे हैं। खुशफहमी में के समय भी कही थी, संदेश खाली जैसे मुद्दे भी उठाए, बहुत सारे मुद्दे उठे थे, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? एक सेकंड हक साहब, मेरा सवाल भट्ट साहब, गलतफहमी में ये बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, बंगाल हिंदुस्तान नहीं है। बंगाल है, उसको लेकर भी किसी को गलतफहमी हो तो दूर कर ले। एहतसाम भाई, बंगाल कोई हिंदुस्तान से अलग है क्या? अरे भाई, बंगाल कोई हिंदुस्तान से अलग पार्ट है क्या उसका? लेकिन बंगाल सुन लीजिए, बंगाल हिंदुस्तान नहीं है ना। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, क्या बंगाल किसी की जागीर है? अरे हिंदुस्तान का ही वो भाग है ना, हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है ना भाई। देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, और सारे प्रदेशों में एक सारा नियम होता है। ठीक है, आप एंगेजमेंट का पॉलिटिक्स करके कब तक बरगला सकते हैं इन बंगाल की भोली भाली जनता को? पूर्णिमा जी, देखिए मुझे लगता है कि देश की जनता ने कांग्रेस का गुड़ा गणित इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि वो मैथमेटिक्स भी भूल गए। अब वो कहते हैं गिनती 1 से नहीं शुरू होती, गिनती जो है 99 से शुरू होती है। खैर, मुझे लगता है जनता ने इनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। और 3 और 13 की बात तो मैं सही कह रहा हूं ना, तो ये केंद्र में है ना, तो ये बंगाल में है, वहां की राज्य सरकार में है। इसलिए मुझे लगता है कि इनको जो ये बैटिंग कर रहे हैं ममता दीदी के लिए, बैटिंग करने से ज्यादा छोड़ करके अपने पार्टी के ऊपर विचार करना चाहिए कि कहीं से खाता खुले और कुछ जनता इनको वोट दे। पहली बात। दूसरी बात, एहतसाम जी ने कहा कि किसी एक धर्म का त्योहार है तो उसको मनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए साहब, बिल्कुल आप मनाइए, ममता दीदी मनाएं उसको, लेकिन ऐसा भी मत करिए ना आपकी जो एक बड़ा समाज है, 70% वाला समाज, उसको प्रताड़ित करके, उसको मार करके, उसको वहां पर आप चौराहे पर लटका करके पेड़ के ऊपर
ऐसे आप खुशियां अगर दूसरे समाज के लिए मनाते हैं, मुझे लगता है वो समाज भी आपसे खुश नहीं होगा। और मैं इस बार की, मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में मुसलमान जो है, मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और इसलिए एहतसाम जी को सोचना चाहिए कि जो सबका साथ सबका विकास, मेरे पास समय खत्म है, लेकिन विजय जी 10 सेकंड दे रही हूँ आपको, सिर्फ 10 सेकंड मेरे पास टाइम आप है। विजय जी, चौधरी साहब से भी नहीं लगेगा। चौधरी साहब ये विश्लेषक जी जो बताया, ओके ठीक है सर, ठीक है सर, सर्टिफिकेशन छोड़ देते हैं। विजय लिख जी लीजिए, इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आने जा रही है। ठीक है, जनता सबक सिखाएगी टीएमसी को, ये पक्का है। ठीक है, चलिए अंत में सवाल ये नहीं है कि पूजा कौन कर रहा है या नमाज कौन पढ़ रहा है, सवाल अभी भी यही है कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय चौधरी जी, विजय शर्मा जी, चंदन चौधरी जी, एहतशामुल हक साहब, राजेश भट्ट जी, सौरभ दुबे जी, आपके दहाड़ की चर्चा में आप लोग सभी शामिल हुए, आपने समय दिया।